सो वेलकम बैक दोस्तों। हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये अगर मैं पूछूं कि ये वाला जो पीस है ये कहां बिलोंग करना चाहिए, तो नेकेड आई से हमें दिख जाएगा कि यार यहां पे आना चाहिए, आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपको एक वर्ल्ड मैप दिखाता हूं और मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा कोई पैटर्न इधर देखने को मिलता है, तो काफी सारे बच्चे बोलेंगे जी हाँ दिखता है। ये वाला जो पार्ट है, ये जो कोस्ट लाइन है, आप बोलोगे ये एग्जैक्ट यहाँ पे फिट होती हुई दिखती है हमें। ये वाला जो पार्ट है ये एग्जैक्ट यहाँ फिट होता हुआ दिखता है ना। तो एक मुझे जिगसॉ पैटर्न जो कि पजल्स में देखने को मिलता है, वो मुझे यहां देखने को इन कॉन्टिनेंट्स के कोस्ट लाइंस में देखने को मिलता है। यानी कि अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, जिस तरीके से कॉन्टिनेंट्स अभी मेरे को दूर दूर दिख रहे हैं, अगर ये दूर दूर ना होते और मैं ग्लोब में से रीअरेंज करता तो कुछ ऐसा देखने को मिलना चाहिए था, कुछ इस तरीके का देखने को मिलना चाहिए। दिस इज नॉट माई थॉट। ये किसने सोचा सबसे पहले? ये सोचा इन्होंने, अल्फ्रेड वेगनर साहब ने, 1882 1913। ठीक है, ये वो वाला टाइम है जब प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में कोई नहीं जानता, प्लेट टेक्टोनिक्स की बात नहीं होती है। ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग was not known at that time। ठीक है, ये उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो ही वॉज द मैन ऑफ द मोमेंट जिन्होंने सबसे पहले समझाया हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इनका सिंपल सा कहना था, बहुत सिंपल सी बात इन्होंने कही कि आज प्रेजेंट डे में जो कॉन्टिनेंट्स हमें दिखते हैं वो ऐसा लगता है कि किसी जमाने में एक दूसरे के साथ थे, क्योंकि एक एक क्या देखने को मिलता है हमें, एक पैटर्न देखने को मिलता है जिससे ये समझ में आता है कि वंस अपॉन अ टाइम दे मस्ट हैव बीन टुगेदर। ठीक, तो इन्होंने बोला कि लगभग लगभग इतने साल पहले ये सब कॉन्टिनेंट्स जो आज तितर बितर है, एक पार्ट इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इतने साल पहले दे मस्ट हैव बीन ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर, ये सब एक साथ रहे होंगे, और इसी ऑल टुगेदर को इन्होंने बोला पैंजिया, ऑल अर्थ टुगेदर या ऑल लैंडमास टुगेदर। सो ही गेव द आइडिया ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया कॉन्टिनेंट। और फिर इन्होंने साथ में ये भी बोला कि आफ्टर 250 मिलियन ईयर्स दिस पैंजिया स्टार्टेड टू ब्रेक अपार्ट, स्टार्टेड ब्रेकिंग अप। तो ये थे वो महान इंसान जिन्होंने सबसे पहले ऐसा शुरू किया, एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब जब इन्होंने ऐसा बोला तो मच गई खलबली पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर। जब ये बात फैली तो खलबली, क्योंकि इससे पहले कोई ये नहीं बोलता था कि कॉन्टिनेंट्स आर एक्चुअली मूविंग, कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है, सो ही वाज द फर्स्ट टू ब्रिंग दिस आइडिया। ठीक है, ओके। सो इनका पैंजिया कुछ ऐसा दिखता था। इनकी किताब इन्होंने लिखी, उस किताब के अंदर ये वाला फोटो था जिसमें उन्होंने पैंजिया का आइडिया कुछ ऐसा दिया। मतलब ये काम कर रहे हैं कब? इस दौरान, यानी कि जब अर्थ कैसा दिखता है, जहां पे सारे कॉन्टिनेंट्स जो कि प्रेजेंट डे सिनेरियो है वैसा दिखता है। ठीक है, इन्होंने इमेजिन किया नहीं, एक वक्त रहा होगा जब कुछ इस तरीके का पैटर्न रहा होगा। ठीक, अब जैसा मैंने बताया, ये सब हो जाने के बाद एक खलबली मच गई, हर एक इंसान इनके पीछे पड़ गया। ऑब्वियसली पढ़ना ही था। आप खुद सोचो ना, इतनी बड़ी थ्योरी को इंसान दे रहा है तो होना क्या था, खलबली मचनी थी, जो कि मच गई अच्छे से खलबली। ठीक है, तो ऐसा कुछ माहौल हुआ। जैसे आज भी क्या होता है, कुछ भी बात, कोई भी चीज आप प्रपोज करो, बहुत सारे ऑपोजिशन आ जाते हैं, एंड देन बेसिकली यू हैव टू प्रूव इट। अगर मैंने भी कोई, मान लेते हैं अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम किया है या नहीं भी किया और उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो कोर्ट में जाके आपको प्रूफ करना पड़ता है, आपको एविडेंस देना पड़ता है ना। तो इसी तरीके से इनसे भी मांगे गए खूब सारे एविडेंसेस। किनसे? अल्फ्रेड वेगनर साहब से बहुत सारे एविडेंसेस मांगे गए। अब देखते हैं वो एविडेंसेस की कहानी इन्होंने किस तरीके से हैंडल करी। सो जो सबसे पहला एविडेंस इन्होंने दिया वो ये दिया, क्या कि कॉन्टिनेंट्स जो है मेरे, कॉन्टिनेंट्स दे फिट। अगर हम उनके कोस्ट लाइन की बात करें तो उनकी जो कोस्ट लाइंस है
वो एकदम परफेक्ट फिट दिखाती है हमें, परफेक्ट फिट। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका एकदम परफेक्ट, ये नॉर्थ अमेरिका एकदम, ये वाला जो पार्ट है देख रहे हो एकदम परफेक्ट फिट इन्होंने समझाया। सो दिस वाज द फर्स्ट एविडेंस जो कि अल्फ्रेड वेगनर साहब ने दिया। हालांकि इसके बेसिस पे ही उन्होंने अपनी थ्योरी भी दी थी, ये जो हाइपोथेसिस थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, वो इसी के बेसिस पे थी। अब सवाल ये है कि जैसे ही इन्होंने ये पुट किया तभी कौन आ गई हमारे पास, ऑपोजिशन आ गई। अब ऑपोजिशन का क्या कहना था भाई, ऑपोजिशन ने बोला सबसे पहले तो एक बात बताओ, ये जो कोस्ट लाइन्स है आप बात कर रहे हो 250 मिलियन ईयर्स अगो, कोस्ट लाइन्स आर कॉन्टिन्यूअसली मॉडिफाइड, कॉन्टिन्यूअसली मॉडिफाइड होती है या नहीं होती है, आप बताओ। इरोजन होता है, डेपोजिशन होता है, कौन कराता है ये सब चीजें, सी एक्टिविटीज, है ना, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे सेडिमेंट्री में। तो कोस्टलाइन जो है वो तो कंटिन्यूअसली मॉडिफाई हो रही है 250 मिलियन ईयर से लेके अब तक, तो ना जाने कितनी मॉडिफिकेशन आ गई होगी। तो आप ऐसी बात कैसे बोल सकते हो, पहला। दूसरा विवाद हुआ यार, सेकंड जो विवाद था वो ये था कि जो कोस्ट है एक्चुअली में होता क्या है, देखो ये अगर लैंड है, ठीक है, इफ दिस इज द पीस ऑफ लैंड और से फॉर एग्जांपल ये मेरा ओशन है, ये मेरा ओशन है, ठीक है, तो जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो थोड़ा सा यहां तक जाता है, ओशन के अंदर जाता है, यानी कि रिवर सी वाटर के अंदर जाता है, ठीक है, दिस इज माय कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो मेरा ओशनिक क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट को यहां से शुरू होता है, यानी कि कहने का मतलब है, देखो ये क्या है, ये है कोस्ट लाइन, बीच जहां पे हम लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, ये वो एरिया बीच, ठीक है, जहां पे हमें ऐसा लगता है कि पानी शुरू हो गया या समुद्र शुरू हो गया, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे हम नीचे जाते हैं जब कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, शेल्फ आता है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली में जो पीस ऑफ लैंड है ना वो कॉन्टिनेंट ही है, यानी वो कॉन्टिनेंट का पार्ट है, हालांकि वो पानी से ढका हुआ है। हम देखेंगे सेडिमेंट्री के अंदर कि कभी पानी से दूर चला जाएगा, कभी पानी ऊपर आ जाएगा, तो पानी मूव करता है इसके इधर लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात क्या है, इस मैप में जो मुझे दिख रहा है ना, इस मैप में ये जो मुझे दिख रहा है, दिस इज नॉट द एंड, ये कॉन्टिनेंट का एंड नहीं है, ये कॉन्टिनेंट का एंड नहीं है, एंड इसका पानी के अंदर जाके कहीं यहां पर है। तो लोगों ने बोला कि यार आप तो ऊपर ऊपर की बात कर रहे हो, जो पानी के अंदर है, अगर वो वाली बाउंड्री मैच हो रही हो तो हम माने, ठीक है, बात समझ में आई। तो एक साइंटिस्ट है एडवर्ड बुलेट, सर एडवर्ड बुलेट, इन साहब ने क्या किया, इन साहब ने 900 मीटर डेप्थ, 900 मीटर्स लैंड से, ये दिख रही है ये मार्जिन, ये जो ब्लर मार्जिन, ये इससे 900 मीटर गहरा डीप इन्होंने ट्रेसिंग करी और देखा कि हाँ यार साउथ अमेरिका और अफ्रीका तो बहुत परफेक्टली फिट हो रहा है एक दूसरे के अंदर, मतलब जितना आपने बताया था उससे ज्यादा अच्छे से फिट हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब्सटैंशिएट किया अल्फ्रेड वेगनर साहब की थ्योरी को। बात समझ में आई किस तरीके से ओपोनेंट्स को काटा गया, ठीक है। यानी कि ये जो मेरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था जो हमने अभी बात करी, यहां से मान लेते हैं ये 900 मीटर डीप है, 900 मीटर्स ऑफ डेप्थ, यहां से इन्होंने मैपिंग करना चालू करा, इन्होंने इस बाउंड्री को मैप किया। अल्फ्रेड वेगनर साहब देख रहे थे इस बाउंड्री को, बुलियट साहब ने इस बाउंड्री को मैप किया, जो कि ओपोनेंट्स का कहना था कि यार यहां से नापो ना, क्योंकि क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो आपका यहां पे खत्म हो रहा है। उन्होंने इसको नापा और जब नापा तो कुछ ऐसा नतीजा उनके आ गया, हेंस फर्दर, जिससे की बात पक्की होती गई कि हाँ जी ठीक बात बोल रहे हैं वेगनर साहब, ठीक है। अब आते हैं एविडेंस नंबर 2 पे। एविडेंस नंबर 2 क्या था, अब क्योंकि एक एविडेंस सफिशिएंट नहीं था तो लोगों की तो बहुत मांग थी कि भाई आपको सब्सटैंशिएट करना है, आज की डेट में हमें कोई बात सिद्ध करनी हो, हम तो सिर्फ यूं ही बोल देते हैं। लेकिन उनका डेडिकेशन था कि उनको एक के बाद एक एविडेंस चाहिए था ताकि वो सब्सटैंशिएट कर पाए अपनी बात को। तो अगला एविडेंस उन्हें मिला फॉसिल से, ये
मेसोसॉरस। अब ये मेसोसॉरस क्या है? ये है रेप्टाइल्स, ठीक है जी। कैसे रेप्टाइल्स है? फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स है, फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स। वेगनर साहब ने क्या किया? वेगनर साहब ने ट्रेस किया, जैसे कि ये मेरा नॉर्थ अमेरिका, ये मेरा साउथ अमेरिका है, ये मेरा अफ्रीका। तो उन्होंने देखा कि भाई ये वाला जो मेसोसॉरस है ये साउथ अमेरिका के इस वाले पार्ट में पाया जाता है, अफ्रीका के इस वाले पार्ट में मिलता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा और गहरा ओशन है, ओशन है पहली चीज। अब ओशन के अंदर आप जानते हो सॉल्टी वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है। अब ये वाली जो स्पीशीज है वो क्या है? दीज आर फ्रेश वाटर स्पीशीज। अब ये फ्रेश वाटर स्पीशीज यहां से वहां कैसे गई होगी? अगर तो ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर है हमेशा से, ठीक, नहीं जा सकती। और मान लेते हैं 1% हम मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम कि दे कैन स्विम, कि भाई स्विम करके चले गए होंगे। अगर गए होंगे तो यार सिर्फ यहीं क्यों मिलेंगे? फिर तो यहां भी मिलेंगे, यहां भी मिलेंगे, यहां भी मिलेंगे, यहां भी मिलेंगे, यहां भी मिलेंगे। समझ रहे मेरी बात? अगर वो स्विमिंग जानते हैं, वो तैरना जानते हैं, तैर सकते हैं, तो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं होता, नहीं होता। तो इसीलिए वेगनर साहब ने बोला कि भाई हो सकता है कि ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के पास हो और ये एक्चुअली में एक पीस ऑफ लैंड पे ही इवॉल्व हुए हों। बाद में पीस ऑफ लैंड टूटा हो तो एक बेचारा यहां रह गया, एक बेचारा यहां रह गया, और इनके फॉसिल्स हमें इस तरीके से यहां पे और यहां पे मिलते हैं। बात समझ में आई? पक्का श्योर? तो ये दूसरा पीस ऑफ एविडेंस था जो उन्होंने जस्टिफाई किया, ठीक है। तो आपको क्या लगता है उनके ओपोनेंट्स चुप हो गए होंगे? अच्छा, जैसे ये मेसोसॉरस है ना, इसी तरीके से और भी बहुत सारे, जैसे ये ग्लॉसिप्टेरिस है, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक प्लांट लीफ है, ठीक है, प्लांट लीफ है एक। अब ये बहुत बड़ा साइज है इसका, ठीक है। अब इसका इतना बड़ा साइज है कि इसको हवाएं जो है वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे उड़ा के नहीं लेके जा सकती। ऐसा एक्चुअली में उन्होंने ये प्रूव दिया कि भाई इतना बड़ा और इतना भारी साइज है तो हवा तो उड़ा के लेके नहीं गई होगी। तो क्या हो सकता है? या तो ये हो सकता है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे एक ही वक्त में एक ही टेम्परेचर कंडीशंस प्रिवेल किए और ये एक जैसे उत्पन्न हो गए हो वहां पे, जो कि वेरी अनलाइकली है, जो कि ऐसा नहीं था, क्योंकि पूरे ग्लोब का टेम्परेचर, तापमान हमेशा हर पार्ट्स में अलग अलग था। तो क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि जब ये वाली प्रजाति प्लांट की पैदा हो रही थी तब ये सब एक जगह पे पैदा हुए, एक लैंड ऑफ मास पे पैदा हुए, और फिर वो टूट गए लैंड ऑफ मास। तो जब वो टूट गए तो जहां जहां पे आज इनके अवशेष मिलते हैं वो एक वक्त पे एक साथ रहे होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ फॉसिल्स बनाए, बताए, जो कि इस तरीके से प्रेजेंट थी। ये दोनों जगहों पे प्रेजेंट था, जैसे मैंने बताया आपको, अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। ग्लॉसिप्टेरिस ये इन जगहों पे, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये सेकंड पीस ऑफ एविडेंस था, ठीक है, इसे नोट करो। और एक चीज और जो इन्होंने बताई वो क्या थी कि ये जो ग्लॉसिप्टेरिस है ये एसोसिएटेड है बहुत ही कूल क्लाइमेटिक कंडीशन से, ठीक है जी, कूल क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये कहां देखने को मिल रहा है? देखो, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अफ्रीका, इन जगहों पे पाया जा रहा है ये, ठीक है। अब आप सोच के देखो ये सारी जगहें क्या है? ये इक्वेटर के इर्द गिर्द वाली जगह है जो कि आज बहुत ठंडी है, सॉरी बहुत गर्म है, ठीक है। अब ये वाला पत्ता कहाँ पाया जाता है? बहुत ठंडे एरियाज में, ठंडे इलाकों में पाया जाता है। तो इसका ये मतलब है, ये तो हो नहीं सकता कि जो इक्वेटर है एक टाइम पे वो ठंडा होता होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो इसका मतलब ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इक्वेटर पे नहीं रहे होंगे एक टाइम पे, और कहीं और रहे होंगे। हेंस जस्टिफाइंग क्या? कि कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग, कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। यानी कि हमारे जो वेगनर साहब है उनकी थ्योरी को और जस्टिफाई करती है ये वाली आर्ग्यूमेंट, ठीक है। लेकिन भाई ओपोनेंट्स ने बोला कुछ भी बोले जाओगे और हम मानते जाएंगे। तो अब ये जो हमारे ओपोनेंट्स हैं या फिर जो हमारे विरोधी हैं
विरोधी, उन्होंने कुछ तर्क देना चालू किया, उस तर्क पे नजर डालते हैं। पहला तर्क उन्होंने दिया राफ्टिंग। राफ्टिंग मतलब जैसे आज हम राफ्ट करते हैं ना, हम एक नाव में बैठते हैं और हम नदी क्रॉस करते हैं, इसी तरह से उनका लॉजिक था कि कोई पीस ऑफ वुड होगा, कोई लकड़ी का टुकड़ा, कोई प्लास्टिक, प्लास्टिक तो खैर कहां से आएगी, कोई इस तरीके का टुकड़ा होगा, पत्थर का टुकड़ा या कुछ, जिसपे बैठ के ये ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। एक्चुअली में ये आर्ग्यूमेंट दिया गया, ठीक है, आपको पता है अपने आप में कितना फॉल्टी आर्ग्यूमेंट है। या फिर आइलैंड स्टेपिंग स्टोन्स। आइलैंड स्टेपिंग स्टोन्स मतलब कि ये भाई साहब हमारा एक आइलैंड पे कूदा, फिर दूसरे आइलैंड पे कूदा, फिर तीसरे आइलैंड पे कूदा, या फिर स्विम कर गया, फॉर दैट मैटर छोटे छोटे आइलैंड्स थे, बीच में स्विमिंग करी, एक जगह पहुंचे, फिर स्विम करा, दूसरी जगह पहुंचा। ये दूसरा आर्ग्यूमेंट था, ठीक है। तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या दिया? तीसरा आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई साहब इस्थमस होगा बीच में, लैंड ब्रिजेस होंगे बीच में, जैसा हमने देखा इस्थमस ऑफ पनामा, हमने देखा ना क्या था, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में एक पीस ऑफ लैंड इमर्ज हो गया था। लैंड इमर्ज हो गया तो मेरे जो स्पीशीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गए इजीली, ठीक है। लेकिन लेकिन इन सब बातों में क्या बोल रहा है वो, बेसिकली क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आपका एक कॉन्टिनेंट यहां पर है, दूसरा कॉन्टिनेंट यहां पे है, और इनके बीच में कोई कनेक्शन है, या तो कॉन्टिन्यूस कनेक्शन है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस कनेक्शन है, लेकिन कनेक्शन तो है, जिसपे चढ़ चढ़ के हमारा जो भी है स्पीशीज ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, या फिर डायरेक्ट ऐसे वो ट्रेवल कर जा रहा है, ठीक है। अब उस वक्त पे ये सब अंदाजे या अनुमान लगाना ठीक था, जायज था। क्यों? क्योंकि हम सी फ्लोर पैथीमेट्री के बारे में नहीं जानते थे, यानी कि सी फ्लोर अंदर से कैसा दिखता है हमें कुछ नहीं पता था इसके बारे में। लेकिन जैसे जैसे लेटर ऑन स्टडीज पुख्ता होती गई, जब हम समुद्र के अंदर अपना रेडार वगैरह भेजने लग गए, जब सोनार भेजने लग गए, जब हमें पता चलने लग गया कि एक्चुअली में सी फ्लोर कैसा दिखता है, कितनी डेप्थ है, वहां पे क्या क्या चीजें टोपोग्राफी मौजूद है, तब ये बहुत क्लियर हो गया कि भाई अगर ये आपका अमेरिका है, फॉर दैट मैटर नॉर्थ अमेरिका है, और ये आपका अफ्रीका है, तो इन दोनों के बीच में कोई लैंड ब्रिज नहीं था, किसी तरह का कोई लैंड ब्रिज नहीं था। हेंस जस्टिफाइंग कि भाई साहब जो पाथ है ना, यही हुई होगी कि कॉन्टिनेंट्स एक वक्त में दोनों के दोनों टुकड़े एक साथ रहे होंगे और ग्रेजुअली दे वुड हैव मूव्ड अपार्ट। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द सेकेंड एविडेंस जिसको इस तरीके से बचाया। एविडेंस नंबर 3। अब एविडेंस नंबर 3 क्या था? ये देखो, एविडेंस नंबर 3 है कुछ रॉक टाइप्स या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स, जैसे कि माउंटेन्स। अब उन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि ये जो नॉर्दर्न अमेरिका में एप्लेशियन माउंटेन्स है, ठीक है, ये ब्रिटिश आइल्स, ये स्कैंडिनेवियन आइलैंड्स जो है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन चेन्स जो है, दे आर कंपोज्ड ऑफ वेरी वेरी सिमिलर रॉक्स, वेरी सिमिलर रॉक्स। इसका मतलब या तो ऐसा हुआ होगा कि भाई जो पत्थर यहां बना वही यहां बना, वही यहां बना, या तो ऐसा हुआ होगा, या फिर एक वक्त में ये सब कुछ एक सा रहा होगा और फिर ये अपार्ट हुए होंगे, इसीलिए ये यहाँ पे खत्म हो रहा है और ये यहाँ से जस्ट शुरू हो रहा है। इसी तरह से ये देखो, ये यहाँ पे मिल रही है पूरी पैरेलल रेंज, यानी कि एक वक्त पे साथ रहे होंगे और ये एक साथ ही बने होंगे एंड विद टाइम सेपरेट हुए होंगे। तो ये सारी चीजें क्या है? एविडेंसेस हैं जो कि हाँ एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब्सटेंशिएट करते जा रहे हैं, हाँ ऐसा हो सकता है। बात समझ में आई? तो इसको नोट कर लो, ठीक। फिर एविडेंस नंबर 4। एविडेंस नंबर 4 क्या था? ये था। अब क्योंकि वो एक एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट, खुद में एक एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट थे ही, तो भाई साहब वो चले गए पास्ट क्लाइमेट कंडीशंस में, पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस में, और सबसे पहले उनका ध्यान गया आइस एज पे, आइस एज या आइस शीट्स पे। अब होता क्या है, जब हम ग्लेशियल एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं, ग्लेशियर्स जब मूव करती हैं तो वो जब जिस भी सरफेस पे मूव करते हैं तो उस सरफेस पे या तो कुछ पत्थर पड़े होते हैं या फिर ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं तो उनके अंदर से सेडिमेंट निकलता है, और उस मूवमेंट की वजह से वो सेडिमेंट घिसता है सरफेस को, और जब वो घिसता है तो उस पर बहुत बारीक 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 लाइंस बन जाती है, जैसे हम देख रहे हैं ना यहाँ पे, इन लाइंस को हम बोलते हैं स्ट्राइएशंस, ग्लेशियल स्ट्राइएशंस। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है किस बात का? इस बात का कि एक वक्त पे यहाँ पे ग्लेशियर्स रहे हैं, क्योंकि अब तो सारी बर्फ पिघल गई, अब तो कुछ भी नहीं है, पत्थर ही बचा है, तो
इससे हमें पता चलता है कि एक टाइम पे पास्ट में यहां पे ग्लेशियर्स मौजूद रहे होंगे। तो ये हमें देखने को मिले क्या, ग्लेशियल स्ट्राइएशंस। कहां कहां पे देखने को मिले मैं दिखाता हूं। जैसे ये देखो, ये वाला पार्ट साउथ अमेरिका का, अफ्रीका का, अपना इंडिया का, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का, इन जगहों पे मुझे ग्लेशियल स्ट्राइएशंस देखने को मिलते हैं। इसका मतलब इससे क्या समझ में आता है मुझे, अब देखो ये है मेरा इक्वेटर, दिख रहा है आपको, ये इक्वेटर लगभग लगभग, ठीक है। अब ये इक्वेटर के पास, इक्वेटर के पास, इक्वेटर के पास, इक्वेटर के पास, इक्वेटर के इतनी पास क्या बर्फ जमा हो सकती है? पहला सवाल, नहीं हो सकती बर्फ जमा, क्योंकि इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत गर्मी रहती है, आप जानते हो बात, गर्म होता है वहां पे, बर्फ आइस शीट्स का मतलब ही नहीं पैदा होता अनलेस एंड अनटिल क्या हो बात कि या तो पूरा अर्थ स्नोबॉल हो गया, स्नोबॉल अर्थ हो गया। लेकिन ये बात चल रही है कब की, पैलियोजोइक की बात चल रही है, ठीक है। पैलियोजोइक में भी पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं हम, बताओ, पैलियोजोइक में हम 250, हम इस एरा की बात कर रहे हैं 250 मिलियन ईयर्स अगो की, ठीक है। यहाँ पे तो कोई स्नोबॉल अर्थ नहीं था, 650 पे पढ़ा था हमने स्नोबॉल अर्थ, नहीं था ना, ठीक है। तो या तो ये सब के सब एक वक्त पे यहाँ पे साउथ पोल पे होंगे एक लैंडमास बनाते हुए, पैंजिया जिसे हम बोल रहे हैं, और फिर वो वक्त के साथ टूटा होकर ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हुए होंगे। इसीलिए इन कॉन्टिनेंट्स में मुझे क्या मिलता है, ट्रेसेस ऑफ स्ट्राइएशंस मिलते हैं, जो कि मुझे क्या बताता है कि एक वक्त पे यहाँ पे आइस शीट्स रही होंगी जिनके मूव करने की वजह से ये निशान मिल गए, ठीक है। या फिर इसका काउंटर पार्ट क्या हो सकता है, अगर मैं इसको काटना चाहूं मैं इसको ऐसे काट सकता हूं कि यार आइस कवर, आइस कवरिंग द ग्लोब, ये भी बोल सकता हूं कि एंटायर ग्लोब मस्ट हैव बीन कवर्ड विद आइस। तो देखो ऐसा नहीं था, क्यों नहीं था, इसलिए क्योंकि साथ में हमको क्या मिल रहे थे, ये कोल स्वैम्स मिल रहे थे। कहां पे मिल रहे थे, नॉर्थ अमेरिका में मिल रहे थे, यूरोप में मिल रहे थे, साउथ एशिया में मिल रहे थे, अफ्रीका के नदर्न पार्ट में मिल रहे थे, यहां पे हमें कोल स्वैम्स मिल रहे थे। अब कोल स्वैम्स मिल रहे थे तो क्या हो गया, इससे क्या साबित होता है, कोल स्वैम्स मिल रहे थे, सोच के देखो जरा भाई, कोल बनता कैसे है? सबसे पहली बात तो कोल कैसे बनता है, बहुत सारे हमारे पास प्लांट्स होते हैं, लीव्स होती है, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो कि दे आर जनरली इंडिकेटिव ऑफ वार्म क्लाइमेट्स, है ना। और एक पर्टिकुलर पत्ता है, फ्रॉन्स बोलते हैं जिसको, जो कि पाया ही सिर्फ वार्म एरियाज में जाया जाता है, वार्म एरियाज में, ठीक है, जो कि इन कोल सीम्स के अंदर हमें मिला। यानी कि पता चला कि जो कोल बना है आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस प्लांट मटेरियल, तो उसमें ये मेजॉरिटी में पाया गया, जो कि क्या बताता है, वार्म एरियाज को कोरिस्पॉन्ड करता है, यानी कि गर्म इलाकों में ही पाया जाता है, ठंडे एरियाज में नहीं बनता। अब ये गर्म इलाकों में पाया जाता है, यानी कि इन एरियाज में गर्मी रही होगी, इन एरियाज में गर्मी रही होगी, इन एरियाज में ठंड रही होगी, और ये सब है एक ही वक्त की बात। इससे ये सिद्ध होता है कि आइस एज का कोई सीन नहीं है, यानी पूरे ग्लोब पे आइस नहीं है, किसी किसी पार्ट में, जैसा आज भी होता है, सदर्न एंड में ग्लोब के सदर्न एंड में आइस है, बाकी के पार्ट जो इक्वेटर की तरफ है वहां पे मस्त गर्मी है, ठीक है, वहां पे एकदम वार्म क्लाइमेट्स है ट्रॉपिकल एरियाज में। तो ये देखो इक्वेटर के पास ये एरियाज रहे होंगे, इसीलिए यहाँ पे कोल जनरेट हो रहा है। बात समझ में आई? पहले मैंने आपको तर्क समझाया, फिर मैंने आपको कुतर्क समझाया, फिर उस कुतर्क को काटता हुआ तर्क समझाया। क्लियर? पक्का श्योर? ठीक है, तो ये हो गया हमारा एविडेंस नंबर 4। तो भाई साहब सबसे पहला हमारा एविडेंस इन्होंने ये जिगसॉ पजल, दूसरा फॉसिल, फॉसिल जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं, तीसरा स्ट्रक्चर्स, चौथा पैलियोक्लाइमेट, पैलियोक्लाइमेट। इन सब बातों की मदद से वेगनर साहब ने एक हाइपोथेसिस रखी, अपनी एक किताब पब्लिश करी और उसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऐलान किया कि कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग, और ड्रिफ्ट होते होते आज जो सिनेरियो में हम देख रहे हैं वहां पहुंचे हैं, क्योंकि एक वक्त पे दूर रहे होंगे एक दूसरे से, और बहुत सारे उन्होंने एविडेंसेस दिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो एक बात नहीं समझा पाए। वो क्या नहीं समझा पाए? आप
जो कि हम हमेशा, आप भी जानना चाहते हो, मैं भी जानना चाहता हूं, वो है ये रीजन फॉर ड्रिफ्टिंग। कि ड्रिफ्टिंग हो रही है, तो ड्रिफ्टिंग भाई साहब हो क्यों रही है, ये नहीं समझा। हद करके उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ और मून पे लग रहा है, जिसकी वजह से टाइड्स बन जनरेट हो रही हैं, उस फोर्स की वजह से प्लेट्स मूव कर रही है, इतना उन्होंने समझा दिया। जबकि कुछ साइंटिस्ट आए बाद में, उन्होंने समझाया कि यार अगर प्लेट्स मूव करती इस फोर्स की वजह से, तो जो पूरा रिवॉल्यूशन का जो फंडा है उसको इंपैक्ट करता बहुत ज्यादा, और एक ही स्पीड में रिवॉल्व नहीं कर पा रहा था हमारा प्लैनेट, बहुत जल्दी रिजेक्ट हो गई थ्योरी। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी इन्होंने नहीं समझा पाए ये बात। फिर इन्होंने क्या किया, नॉर्थ पोल के पास एक एक्सपेडिशन पे गए, ग्रीनलैंड, हाँ ग्रीनलैंड में गए, ठीक है, वहां पे सबूत खोजने गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस इतने ज्यादा भयंकर क्लाइमेट कंडीशंस में ये बच के वापस नहीं आ पाए, एंड ही हैड टू फेस अ वेरी सैड डिमाइज। और वो नहीं देख पाए आगे जब ये थ्योरी एक्सेप्ट हुई, क्योंकि इस रीजन की वजह से बहुत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा इस शानदार थ्योरी को। लेकिन हम देखेंगे आगे की क्लासेस में कि किस तरीके से बाकी के लोगों ने, जब हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझेंगे, किस तरीके से इनकी थ्योरी एक्सेप्ट की गई, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस जीत को देख नहीं पाए। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। थैंक यू।